बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सम दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व यानी कि साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो कृपया करके पूरा का पूरा देखें। और पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आप उसको भी जरूर देखें। अब करते हैं हम चीजों की शुरुआत अगले चैप्टर के। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं, जैसे क्या है दक्षिण एशिया यानी कि व्हाट इज द साउथ एशिया। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे दक्षिणी एशिया की भौगोलिक विशेषता क्या होती है, जियोग्राफिकल फीचर जिसको कहा जाता है, मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की बात करेंगे। तो आप ये समझो कि वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पे इन सारे टॉपिकों को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप ये समझ जाओ कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जो छूटा रह जाए, है ना, ऑल ओवर सारी चीजें। इसके साथ साथ आप लोग के लिए तैयार किया जा रहा है क्वेश्चन आंसर का भी बैंक, आप उसको भी जरूर कीजिएगा अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। इस बार बच्चों के काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो आप लोग को भी आएंगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप चीजों की तैयारी वैसे करेंगे जैसा कि होना चाहिए। ठीक है, करें चीजों की शुरुआत, चलिए। हाँ, अब एक एक करके मैं चीजों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है वर्ल्ड वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये वो है जिसको हम एशिया कहते हैं। ठीक है, और एशिया में भी अगर आप देखोगे, एशिया में भी अगर आप देखोगे तो ये वो हिस्सा है जो साउथ एशिया में आता है, यानी कि दक्षिणी एशिया में आता है। ठीक है, और इसी में हम किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं, है ना, ये देखिए इस तरीके से जो बना हुआ है, ठीक है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो एक एक करके हम सारे देशों को उठाएंगे और चीजों को करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आता है दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता क्या है। तो दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता, जैसे कि मैंने दक्षिण एशिया आप लोग को बता ही दिया। अब इसकी भौगोलिक विशेषता का मतलब होता है कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, दक्षिणी एशिया अगर मैं कहूं उत्तर में यानी कि ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के साइड में, नॉर्थ जो होता है अपना, उसको हम कहते हैं उत्तर। ठीक है, तो जो उत्तर का साइड है हिमालय से लेकर दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो हिंद महासागर तक, है ना, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, और पूर्व में बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी से लेकर और पश्चिम में बात किया जाए तो अरब सागर तक। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, यानी कि देखा जाए साउथ एशिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयास इन द नॉर्थ। नॉर्थ में कहां पे, हिमालय से लेकर, दक्षिण में अगर मैं बात करूं इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक, यानी कि एट द स्ट्रेसेस फ्रॉम द बाय ऑफ बंगाल इन द ईस्ट टू अरबियन सीज इन द वेस्ट। अरबियन सीज कहां हो गया, वेस्ट में, और पूरब में अगर मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपने क्या बात कर ली, ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की आपने बात कर ली। आगे बात करते हैं दक्षिण एशिया के किन देशों में कौन सी व्यवस्था है। दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश है इसके बारे में बात करने वाले हैं, और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है इंडिया। दक्षिण एशिया में क्या आता है, इंडिया आता है। ऊपर बात कर ले तो पाकिस्तान आता है, इधर बात करें तो अफगानिस्तान आता है। कितने देश हो गए भैया, 3 देश हो गए। इधर बात करते हैं तो नेपाल आता है, इधर बात करते हैं तो बांग्लादेश आता है, इधर बात करते हैं तो भूटान आता है। कितने देश हो गए भैया, 3 देश। ये 3 और ये 3 कितने हो गए, 6 देश हो गए। नीचे बात करते हैं तो श्रीलंका आ जाता है, और ये आ जाता है आपका, है ना, मालदीव आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, भारत तथा श्रीलंका में क्या है, लोकतंत्र है। भारत और श्रीलंका में क्या चलता है, लोकतंत्र चलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, इसमें क्या चलता है, तो आपको अगर भैया यहाँ पे लोकतंत्र भी चलता है, यहाँ पे सैनिक तानाशाह भी चलता है। इट मीन्स कहा जाए तो यहाँ पे डेमोक्रेसी भी चलता है और यहाँ पे मिलिट्री पावर भी चलती है। तो कहोगे भैया ये ऐसे कैसे, यानी कि क्या दोनों मिलकर शासन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं,
पाकिस्तान और बांग्लादेश वो देश है जहां पे कुछ समय के लिए मिलिट्री पावर रहती है, तो कुछ समय के बाद वहां पर डेमोक्रेटिक चीजें आ जाती है। तो इस तरीके से कभी वो तो कभी वो, इस तरीके से स्विच होता रहता है। आगे बात करते हैं, नेपाल और भूटान में क्या रहता है, राजतंत्र रहता है। राजतंत्र का जिसको हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नेपाल तथा भूटान में क्या रहता है, राजतंत्र रहता है, यानी कि राजा का शासन रहा था, ठीक है। मालदीव्स में अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंटियल सिस्टम रहता है, इट मींस आदेशात्मक शासन प्रणाली रहती है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यही होता है कि जहां पर प्रेसिडेंट राज करता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेरिका, अमेरिका में प्रेसिडेंटियल शासन है। आई होप सो पहला आपको ये चीज समझ में आया होगा। क्या मैंने बता दिया, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरबियन सागर तक, ठीक है। इसके साथ साथ हमने बात किया कौन से देश में कौन सी व्यवस्था है। जैसे भारत में बात करें, भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है, लोकतंत्र भी रहता है, मिलिट्री पावर भी रहती है। अफगानिस्तान में बात करें, यहाँ पे अफगानिस्तान में भी बात करें तो वही है, तानाशाही सरकार रहती है, ऐसा बोल सकते हो। श्रीलंका में अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका में यहाँ पे आ गया, श्रीलंका में तो अभी मैंने बताया डेमोक्रेसी रहता है। और इसके अलावा मालदीव की बात करूं तो प्रेसिडेंशियल शासन रहता है। और इसके अलावा भूटान और नेपाल में किसकी बात रहता है, राजतंत्र रहता है, यानी कि काजा मोनार्की सिस्टम रहता है। आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। पहला स्लाइड आपने कंप्लीट कर लिया। ये धन्यवाद पत्र है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ भी लेना, ये आप लेके बेनिफिशियल है, आपके दोस्तों के लिए बेनिफिशियल है। अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शार्क की। शार्क क्या है भाई, शार्क वो चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। शार्क वो है जिसमें ये टोटल जो अभी हमने बात किया ना, 8 के 8 देश, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि सार्क एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें टोटल जो 8 देश है इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, तो सबसे पहले SAARC मैंने ऐसे करके लिख दिया। एस का मतलब होता है साउथ, ए का मतलब होता है एशियन, ए का मतलब एसोसिएशन फॉर, आर का मतलब रीजनल, सी का मतलब कॉपरेशन। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से ये जाना जाता है। क्या, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से ये जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1885 में की गई थी। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, काठमांडू यानी कि नेपाल में है। मुख्यालय की अगर मैं बात करूं, जिसको हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता है, तो ये काठमांडू नेपाल में, मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ सदस्य देशों की बात करूं तो ये जो टोटल 8 देशों के बारे में मैंने आपको बताया है ना, यही टोटल 8 देश इसके सदस्य देश है। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। टोटल कितने देश हो गए भैया, टोटल हो गए आपके 8 देश हो गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अभी यही मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पूछता हूं कि अभी जो बार बार मेरे मुंह से 10 निकल रहा है, तो आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें 10 देश हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात किया था। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। जितने भी संगठन पढ़ेंगे, हर एक संगठन के उद्देश्यों को पढ़ेंगे, और जो उद्देश्य होते हैं लमसम हर एक संगठन के उद्देश्य से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ शार्क, तो पहला है क्षेत्रीय सहयोगों को बढ़ावा देना, मतलब जितने भी देश शामिल हैं इसमें, ठीक है, उनके रीजनल कॉपरेशन को प्रमोट करना है। दूसरे नंबर पे सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सहयोगों को बढ़ावा देना। इट मींस क्या हुआ, टू enhance the social economical threats and the cultural cooperation। मतलब यहाँ पर इनहेंस करना, बढ़ाना है। क्या क्या चीज बढ़ाना है भाई, सोशल, इकोनॉमिकल, ट्रेड, इन सब चीज को बढ़ाना है, और कल्चरल कॉपरेशन को भी बढ़ाना है। आगे बात करते हैं विवादों को। विवादास्पद मुद्दों को हमें बातचीत के द्वारा सॉल्व करना है, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूटेड इश्यूज थ्रू द डायलॉग ऑन द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है एक तरीके से, ठीक है, ये नेगोशिएशन मतलब होता है एक तरीके से, है ना, कोई भी ऐसा बातचीत हो तो जिसमें कुछ भी ऐसा मुद्दा आ गया तो नेगोशिएट कर लो भैया, है ना, तालमेल बिठा कर रखो जिसमें तुम भी राजी हो, तुम जिसमें सामने वाले भी राजी हो। जैसे कहते हैं ना कि बार्गेनिंग करने लगते हैं, तो बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे तुम भी राजी हम भी राजी, है ना, ऐसे ही समझो। आगे बात करते हैं आतंकवाद का विरोध करना, यानी कि टू द कम्बैट टेररिज्म, ठीक है।
आगे बात करते हैं विश्व शांति को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देना है, विश्व शांति को बढ़ावा देना है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं। अगला टॉपिक आप लोग के सामने है। अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान में सेना तथा लोकतंत्र क्यों स्थापित है, क्यों बार बार कभी सेना आ जाती है, क्यों बार बार कभी डेमोक्रेसी आती है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। पाकिस्तान में कट्टरवादी लोग बहुत हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वहां पे अभिजन लोग भी बहुत है, यानी कि कहा जाए समाज के वो लोग जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं पूरे समाज पर, वो लोग ज्यादा हैं। तो जब जब वहां पे लोकतंत्र की सरकार चलती है तो ये जितने भी लोग हैं, ये कट्टरवादी लोग हैं, ये बार बार उनके कामों में अड़ंगा डाल देते हैं। जैसा होता है ना, धरना प्रदर्शन पे आ जाना, लड़ाई झगड़े कर देना, ऐसे लोग। और कई बार जो मिलिट्री शासन है वो खुद ही उनको हटाने की साजिश रच देती है और उसके बाद वहां पे लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है और फिर लागू हो जाता है वहां पे, है ना, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर कुछ सालों तक चलती है, फिर उसके बाद जनता को लगता है कि नहीं भैया मिलिट्री पावर अच्छी नहीं है, फिर क्या होता है, मिलिट्री पावर को हटाया जाता है और फिर क्या आ जाता है, फिर दोबारा से लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे चलती रहती है। तो देखिए क्या लिखा है, पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरवाद, धर्मगुरु तथा भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभावों ने लोकतंत्र के मार्ग में हमेशा से कठिनाई पैदा की है। यानी कि मिलिट्री intervention, religious fundamentalism, and the social influence of the religious leader and landed elite have created the obstacle to the growth of democracy in Pakistan। यानी कि ध्यान से समझिएगा, मिलिट्री इंटरवेंशन का मतलब क्या होगा, पाकिस्तानी सेना। दूसरे नंबर पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, मतलब ये वो लोग हैं जो कि धार्मिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पे आ गया सोशल इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। रिलीजियस लीडर्स हो गए, और इसके अलावा लैंडेड इलाइट हो गए, जैसे लैंडलॉर्ड होता है ना, इस ऐसी की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है उसको स्थापित करने में ऑब्स्टिकल पैदा कर देते, मतलब रुकावट पैदा कर देते हैं, है ना। इस तरीके से चीजें हैं। आगे, पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाह लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावट पैदा कर देते हैं। इन द पार्टिकुलर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैज बीन द ग्रेटेड बैरियर, यानी कि जो डिक्टेटरशिप है मिलिट्री का, ये बहुत ज्यादा बैरियर खड़ी कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी सेना, ठीक है, काबू कर लेती है और डेमोक्रेसी हटा देती है। पाकिस्तान तथा भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में हमेशा से पाकिस्तानी जो सेना है ना, ये हमेशा से पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल करके रखती है। यानी कि टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेंथ relations between the India and Pakistan, the Pakistani military has consistently maintained its dominance in the country's political system। यानी कि हमेशा से उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हमेशा से रुकावट पैदा कर देती है। इस प्रकार की चीजें वहां पे चलती है। इसके साथ साथ बात किया जाए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे जब लोकतंत्र थोड़ी सी कमजोर पड़ती है, फिर उसको हटाकर वहां पे मतलब मिलिट्री पावर आ जाती है। अब यहाँ पे समझिएगा कि वो जगह मैं बता रहा हूँ जहां पे मिलिट्री पावर आई है। जैसे पाकिस्तान में संविधान निर्माण के पश्चात सैनिक शासन किसके हाथ में चला गया था, जनरल अयूब खान के पास चला गया था। यानी कि सारे अधिकार पर कंट्रोल किसका था, अयूब खान का था। तो आफ्टर द फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिलिट्री रूलर अयूब खान टुक द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लिए। आफ्टर द अयूब खान, याहिया खान एज्यूम द पावर, यानी कि अयूब खान के बाद याहिया खान जो थे उन्होंने अपने हाथ में चीजें ले ली, ठीक है। इन 1977 जनरल जियाउल हक ने लोकतंत्र सरकार को हटाकर वहां पर सारी जो प्रणाली है उसको अपने हाथों में ले ली। यानी कि कहा जाए 1977 जियाउल हक ओवर थ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया, टुक द कंट्रोल ऑफ द कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 1999 में भी जनरल परवेज मुशर्रफ की जो सरकार थी, नवाज ने प्रधानमंत्री जो सरकार थी जिनका नाम था नवाज शरीफ का, जो तख्ता पलट कर दिया और सारी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया इन 1999, ठीक है, सॉरी 1999 परवेज मुशर्रफ
ousted प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड एस्टैब्लिश द मिलिट्री रूल, यानी कि वहां पे कब्जा कर लिया और मिलिट्री रूल को लागू कर दिया। आगे, तथा किसी भी निर्वाचन सरकार को ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया जाता है, मिलिट्री पावर हमेशा वहां पे आ जाती है। जैसे कि अमेरिका और जो पश्चिमी देश है वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करती है, और इसी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता, और यही सारे कारण है जिसकी वजह से कभी वहां पे लोकतंत्र और कभी वहां पर मिलिट्री पावर रहा करती है। समझ में आ रही बातें? तो इसी वजह से आपको चीजें समझ कर रखना, पेपर में जब आएगा तो आपको इसको करना है। अब देखिए टॉपिक आपके सामने क्या आ गया, टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के क्या कारण थे। अभी जो हमने जो पीछे पढ़ा है ना वही चीजें रिपीट हुई है, बट थोड़ी सी चीजें अलग करके रिपीट हुई है, क्वेश्चन अलग पूछा गया है ऐसा करके, यानी कि कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले आ गया, पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में हमेशा से सेना ने अवरोध पैदा किया है, यानी कि बाधा डाला है। द मिलिट्री हैज कंसिस्टेंटली क्रिएटेड द ऑब्स्टिकल टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य करने नहीं दिया है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हैज also hindered hindered द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि अच्छे से काम करने नहीं दिया है। पाकिस्तानी देशों ने हमेशा व्यक्तिगत लाभ के लिए, मतलब खुद के लाभ के लिए वहां पे पाकिस्तान में लोकतंत्र को सफलतापूर्वक काम नहीं करने दिया है। यानी कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी जो देश है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्री, जैसे अमेरिका हो गया है ना, और भी जो वेस्टर्न कंट्री है, वो अपने पर्सनल लाभ के लिए वहां पे बार बार पाकिस्तान में है ना डेमोक्रेसी को हटाने पर जोर देते हैं और मिलिट्री पावर को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता का एक और कारण यह है कि उसकी जो संस्थागत बनावट है, यानी कि जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चरल जो उसका बनाया गया, जैसे लोकसभा राज्यसभा, जैसे हमारे देश में होता है ना लोकसभा राज्यसभा विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, और वहां पर भी जो चीजें बनाई गई वो इतनी अच्छी काम नहीं करती हैं। ठीक है, आगे, पाकिस्तान भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने हमेशा से पाकिस्तान में अपना दबदबा बना के रखा है। यानी कि कहा जाए, taking advantage of strained relation between the India and Pakistan, the Pakistani military has maintained its the dominance over the country's political system। यानी कि हमेशा से ठीक है अपना दबदबा बनाते हुए आ रही है। तो ये सब चीज वहां की दिक्कतें हैं, और इसी की वजह से वहां पे पाकिस्तानी वो चीजें नहीं हो पाती है। चलिए, अब हमने पाकिस्तान की जो स्टोरी थी हमने मोटा मोटी हमने ये पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं वो चीज जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश की शासन व्यवस्था। अभी हमने भारत का तो ऑलरेडी पता है हमें, इसलिए हमने पाकिस्तान का पढ़ा। पाकिस्तान के बाद हम किसका पढ़ने जा रहे हैं, बांग्लादेश का पढ़ने जा रहे हैं। तो बांग्लादेश की एक छोटी सी स्टोरी है, बस इसको आप समझ लेना, फिर इसको पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप मैप में देखिए, मैप में जब हमारा देश जब आजाद हुआ था तो आजादी के बाद पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन में पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दो बनाए गए थे, एक जो कि पूरब में था जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और एक जो पश्चिम में था जिसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो ये वाला है यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान है, हमेशा से पूर्वी पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल बना के रखता था, जबरदस्ती वहां पे उर्दू थोपना या अपने कंट्रोल में सारी चीजों को लेना, ऐसा काम करता था, जिसकी वजह से ये लोग जो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। फिर इन्होंने क्या किया, अपना मिलकर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और अपना एक पार्टी बना लिया। उसके बाद इनको वहां पे जिता दिया जाता है, काफी अच्छा खासा ये वहां पे वोट पाते हैं, और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो ये बात जब पाकिस्तान को पता लगती है तो पाकिस्तान ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तारी की बात यहाँ पे बांग्लादेश में होनी शुरू हो गई तो उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोग हंगामा करना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मिलिट्री भेजना शुरू किया, और फिर इसने भारत से हेल्प मांगी, भारत ने हेल्प देने की तैयार हो गया, और 1971 में एक युद्ध लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश को आजाद कराया गया, और यही कारण है जिसकी वजह से बांग्लादेश को आजादी मिली हुई है। तो आप ये कह सकते हो कि आज बांग्लादेश अपने अस्तित्व में है तो बिकॉज ऑफ इंडिया की वजह से। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़के पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो बांग्लादेशी हैं वो इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है।
वो कुछ न कुछ ऐसी भारत विरोधी गतिविधियां कर देते हैं जिसकी वजह से भारत को हर्ट होता है, जबकि उनको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आज वो आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। चलिए, अब ये पूरी स्टोरी थी जिसके बारे में अभी हमने समझा। तो बांग्लादेश की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम एंड द चैलेंजेस इन बांग्लादेश। सबसे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, अभी मैंने बताया ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दूसरा, यह बंगाल तथा असम के हिस्से को काट कर बनाया गया था। ये देखो, ये पश्चिम बंगाल हो गया और इसके ऊपर ये असम हो गया, इन दोनों को काट करके बनाया गया था, ठीक है। यानी कि इट वाज द क्रिएटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ बंगाल एंड असम। आगे, पाकिस्तान यहाँ पर अपना दबदबा बनाकर रखता था और यहाँ पर जबरन कौन सी भाषा थोपता था? उर्दू भाषा थोपता था, जिसकी वजह से इनकी जो संस्कृति थी ये नष्ट होने को आ गई थी। यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेंटेन इट डोमिनेंस ओवर द रीजन एंड अटेम्प्ट टू इम्पोज द उर्दू लैंग्वेज, यानी कि बार बार उसको लागू करना, which was the viewed as a treat to the local culture and identity, जिसकी वजह से इनकी जो लोकल कल्चर थी, जो आइडेंटिटी थी, ये कहीं ना कहीं खतरे में देखने को मिलती थी। और क्या हुआ भाई, आगे चल के क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे इनकी जो जनता थी ये विरोध करना शुरू कर दी। इसके साथ साथ यानी कि दिस वाज अपोज्ड बाय द पीपल हियर। पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक जंग संघर्ष छेड़ दिया गया। अभी हमने पीछे जो मैंने वो दिखाया ना, एक व्यक्ति का तस्वीर दिखाया, यही है मुस्तफिजुर रहमान। यानी कि ये स्ट्रगल स्टार्टेड अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इनके द्वारा ये चीजें शुरू की गई। शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, एक कहीं ना कहीं पार्टी से संबंधित है, जिसका नाम था अवामी लीग। क्या नाम था? अवामी लीग। एंड ये क्या होता है, 1970 में जीत जाती है, यानी कि 1970 में जीत जाती है। फिर क्या होता है भाई, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और याहिया खान के दौरान, उस समय किसकी सरकार चल रही थी? याहिया खान। याहिया खान के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बंगाल की जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। यानी कि क्या किया गया, जब इनको गिरफ्तार कर दिया गया तो उसके बाद जो बांग्लादेश के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पे आ गए, और फिर याहिया खान ने क्या किया, यहाँ पे मिलिट्री पावर भेजकर उनको दबाने की कोशिश की गई। हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग शरणार्थी हो गए थे, और बांग्लादेश को छोड़ छोड़ के लोग भारत में आ रहे थे, बार बार बांग्लादेश को छोड़ के भारत में। कहा जाता है लाखों लोग भारत में आ गए, जिसकी वजह से आसपास का जो क्षेत्र था, जैसे असम का, पश्चिम बंगाल का, इनकी आबादी बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। एंड रिलीजियस मिली मिलीनियस, ठीक है, ऑफ रेफ्यूजीज केम टू इंडिया, यानी कि मिलियन में जो लोग थे, मिलियन में जो लोग थे वो भारत में आ गए और रेफ्यूजीज बन गए, मतलब शरणार्थी बन गए, ठीक है। इस समस्या को देखकर पूर्वी पाकिस्तान, भारत का पूर्वी पाकिस्तान समर्थन किया, यानी कि जब उसने हेल्प मांगा तो भारत ने समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई। यानी कि सीइंग दिस प्रॉब्लम, इंडिया सपोर्टेड ईस्ट पाकिस्तान, and due to which a war broke out between the India and Pakistan, जिसकी वजह से चीजें देखने को मिल गई। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, अब जब लड़ाई छिड़ गई तो लड़ाई थोड़ी सी और बढ़ गई। लड़ाई बढ़ते बढ़ते कहा जाता है कि एक ऐसा सिचुएशन धारण हो गया था जिसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा क्रिएट हो गया था। यानी कि यह लड़ाई काफी भयानक लड़ाइयों में से एक थी, और युद्ध का खत्म यानी कि खात्मा इस बात पे हुआ जिसमें पाकिस्तानी जो सेना थी इनको सरेंडर करना पड़ गया, और इसकी वजह से एक नया देश बना जिसको कहा जाता है बांग्लादेश, ठीक है। यानी कि द वॉर एंडेड विद द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी एंड इन ईस्ट पाकिस्तान एंड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश। एक देश बनाया गया जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष कितनी सेनाओं ने सरेंडर किया था? लमसम 93,000 सेना, पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ गया भारत के सामने, और इसकी वजह से जो भारतीय सेना थी ये क्या हो जाती है, ये जीत जाती है, ठीक है। चलिए, भारत जीत जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं, जब भारत जीत गई और जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया तो क्या बांग्लादेश में कौन सी शासन प्रणाली आई? तो देखो, स्टार्टिंग में वहां पे लोकतंत्र चला, ठीक है, लेकिन आगे चल के यहाँ के जो नेता थे, वही जो नेता अभी मैंने आपको बताया,
यही सब नेता आगे चल के संविधान में संशोधन करना शुरू कर देते हैं और अपनी पार्टी को ज्यादा महत्व दे देते हैं और दूसरी पार्टियों को खत्म कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वहां पे जो मिलिट्री थी इनके ऊपर ही अटैक करके इनको ही मार देती है और फिर वहां पे दूसरी सरकार आती है उसको भी मार देती है, फिर तीसरी सरकार आती है उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है और इस तरीके से कभी वहां पे लोकतंत्र, कभी वहां पे सैनिक शासन, ऐसा जैसे पाकिस्तान में चलता है ना ऐसे ही बांग्लादेश में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बस यही स्टोरी है बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान में अब इसका नाम क्या बन गया? बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान से क्या चेंज हो गया? ये नाम बांग्लादेश बन गया। अब जहां पे अब संसदीय प्रणाली कार्य कर रही थी यानी कि कहा जाए मिलिट्री सिस्टम यहाँ पे काम कर रही थी। आगे बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, देश घोषित कर दिया। यानी कि इसने क्या किया, बांग्लादेश ने अपना एक संविधान, जैसे भारत ने संविधान बनाया ऐसे ही बांग्लादेश ने भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड डिक्लेयर इटसेल्फ सिक्योर सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। जैसे हमारे देश में है ना कि अपने देश का कोई भी धर्म नहीं है, हर धर्म भारत के लिए समान है, इसी प्रकार से उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं एंड द डेमोक्रेटिक चीजें स्थापित की गई एंड सोशलिस्ट स्टेट बनाया गया। इन 1975 शेख मुजीब ने, ठीक है, संविधान में संशोधन करवाया एंड और फिर क्या हुआ, संसदीय प्रणाली की जगह पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आ गई। जैसे संसदीय प्रणाली पहले जो संसद थे, लोकसभा राज्यसभा, इस तरीके से वहां पे उनको खत्म करवाकर क्या स्थापित कर दिया गया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्थापित कर दिया है। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रिप्लेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया गया और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी इसको खत्म कर दिया गया। और आगे चल के 1975 में अवामी लीग को छोड़कर एक ही पार्टी जो अवामी लीग थी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने पहली पार्टी बनाई थी, सिर्फ वही पार्टी छोड़कर बाकी सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाता है और इसकी वजह से वहां पर तनाव का माहौल होना शुरू हो गया। ये तो वही वाली बात है कि गवर्नमेंट के पास जब पावर आ जाती है तो वो अपने हिसाब से सारी चीजें करती है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, फिर सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीब ने सारी चीजों को अपने हाथों में ले लिया। द आर्मी रिवोल्ट, यानी कि सेना ने बगावत कर दी एंड द शेख मुजीब रहमान वाज किल्ड बाय द मिलिट्री पर्सोनल, यानी कि उनकी डेथ होती है इनके द्वारा, यानी कि सेनाओं ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। नए सैनिक शासन, अब देखो डेमोक्रेटिक चीजें हट गई, अब क्या आ गई, जियाउर रहमान की वहां पे सरकार बन गई। द न्यू मिलिट्री रूलर, जिनका नाम है जियाउर रहमान, फाउंडेड द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये बनाया गया। आगे जियाउर रहमान ने 1979 का चुनाव जीतते हैं, आगे चल के इनकी भी हत्या करवा दी जाती है और उसके बाद फिर सत्ता में कौन आ जाता है, इरशाद आ जाते हैं। अब देखो कहने का मतलब क्या है, क्या भैया इन सारे नेताओं को याद करना है? बिल्कुल नहीं, आप बस स्टोरी समझ जाओ, पेपर में आएगा, आपको सिर्फ स्टोरी लिखनी जरूरी नहीं है, हर एक नेता का आपको नाम याद करना है। अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो सिर्फ स्टोरी याद रखना। ठीक है, आगे क्या हुआ, लेटर ही वाज आल्सो द associated with the and हुसैन जिनका नाम था मोहम्मद इरशाद केम टू पावर, इरशाद आ जाते हैं पावर में। द पीपल एंड स्टूडेंट लॉन्चेड ए मूवमेंट, यानी कि उन्होंने एक लॉन्च किया मूवमेंट को, ठीक है, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, एंड ही रिजाइंड इन द 1990, यानी कि उसके बाद उनको रिजाइन देना पड़ गया, उनको पद से हटना पड़ा, यानी कि एचएस इरशाद आ गए। जनता छात्रों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया, 1990 में इनको पद छोड़ना पड़ गया। आगे चल के 1991 में फिर चुनाव होता है और इसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव को रखा गया, यानी कि बहुत सारी पार्टियां रखी गई और फिर उसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। यानी कि देखो कहा जाता है ना कि सिचुएशन पहले ऊपर नीचे बहुत ज्यादा चल रही थी, सरकारों ने मिलकर वहां पे सारी पार्टियों को खत्म कर दिया, लेकिन एंड टू एंड वहां पे पार्टियों को महत्व दिया गया। यानी कि since then the Bangladesh has had a representative democracy based on the military party election, इस तरीके से वहां पे चीजें देखने को मिलती है। तो ये हमने बांग्लादेश की स्टोरी पढ़ ली, अब ये भी चीज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेपाल के बारे में। ये देखिए जो आपको नेपाल नजर आ रहा है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र और राजतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी इन एंड द मोनार्की इन द नेपाल। अब नेपाल में भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से अगर कहा जाए ना तो नेपाल में क्या था, नेपाल में राजतंत्र था, यानी कि मोनार्की सिस्टम चलता था। नेपाल एक राजतंत्र देश था जहां पर
जनता जो है ना स्टार्टिंग में कहती है कि भाई हमें ना लोकतंत्र का शासन चाहिए। तो सबसे पहले तो राजा कहता है कि भाई ऐसे कैसे, हमारा राष्ट्र चल रहा है, फिर आगे चल के आप लोकतंत्र कह रहे हो, ऐसा गलत है। फिर उसके बाद जनता प्रदर्शन करने पे आ जाती है, धरना प्रदर्शन पे आती है। फिर उसके बाद राजा ने क्या किया, मिलिट्री पावर लगाकर चीजों को कंट्रोल किया। फिर जनता ने और बगावत करनी शुरू कर दी, फिर राजा ने मांग मान ली और फिर वहां पे लोकतंत्र को अलाउ कर दिया। फिर आगे चल के कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें दोबारा से राजतंत्र ही चाहिए, वही सबसे बेस्ट था। फिर उसके बाद राजा ने क्या किया, लोकतंत्र को हटाया और फिर वहां पे राजतंत्र को स्थापित किया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर लोगों को लगा कि नहीं यार, राजतंत्र अच्छा नहीं है, लोकतंत्र आना चाहिए। फिर लोकतंत्र की मांग की और फिर फाइनली जाकर नेपाल में राजतंत्र हो गया। बस यही छोटी सी स्टोरी जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, नेपाल एक राजतंत्र देश था, पर वहां पर जनता जो है खुले शासन की मांग कर रही थी, खुले तथा उत्तरदायी शासन की मांग उठा रही थी। नेपाल वॉज द Nepal was a monarchical country जहाँ पे राजा का शासन था, and but its people continuously demanded an open and accountable government। ठीक है, एक ऐसी सरकार चाहती थी जो कि जिम्मेदार हो और अकाउंटेबल, मतलब ओपन हो। राजा ने सेना के द्वारा शासन पर पूरा कंट्रोल कर दिया, यानी कि राजा ने क्या किया, सेना के द्वारा पूरे उस पर कंट्रोल कर दिया। द किंग had maintained complete control over the government through the army। 1990 में एक सफल जन आंदोलन हुआ और राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। यानी कि स्टार्टिंग में तो उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, जब जनता के हाथों में बहुत ज्यादा वो आने लगे, यानी कि जनता विरोध करने पे आ गई, तो फिर क्या हुआ, मजबूरी में मानना पड़ गया। इन 1990 a successful people movement took place and the king accept the demanded for a democratic constitution। नेपाल में लोकतंत्र ज्यादा कामयाब नहीं रहा, डेमोक्रेसी इन नेपाल वाज नॉट वेरी सक्सेसफुली। माओवादियों का नेपाल पर प्रभाव था। माओवादी यानी कि वहां पे एक जातीय समूह है जिसको कहा जाता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका नाम है माओवादी, ठीक है। तो क्या लिखा है, द माओइस्ट्स हैड ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द नेपाल। फिर क्या होता है, जो माओवादी है ये राजा तथा अभिजनों से सशक्त विद्रोह होने लगा, मतलब क्या हुआ, आपस में लड़ाई होने लगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लड़ाइयां हो रही थी। द मोइस्ट्स कंटिन्यूड देयर द आर्म रिबेल अगेंस्ट द किंग एंड द इलाइट क्लासेस, यानी कि इलाइट क्लासेस वहां पे अमीर जो लोग थे उनके साथ लड़ाई होनी शुरू हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, वहां पे जैसे समझो कि ये नेपाल है, नेपाल में राजा भी है, माओवादी भी है और लोकतंत्र भी है। अब इनके बीच में कैसे चल रहा था, माओवादी एक तरीके से जनसमूह समझो, लोकतंत्र समर्थक जो चाहते थे यहाँ पे लोकतंत्र आ जाए, राजा चाहता था कि ये दोनों शांत हो जाए। अब इसकी लड़ाई इन दोनों से थी, इसकी लड़ाई इन दोनों से थी, इसकी लड़ाई इन दोनों से थी, इस तरीके से लड़ाई चल रही थी, ठीक है। कुछ वक्त तक राजा सेना लोकतंत्र समर्थक था माओवादियों के बीच त्रिकोणीय शासन चला था, यानी कि फॉर सम टाइम ए ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट अमंग द किंग्स आर्मी एंड द प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस एंड द मोइस्ट, यानी कि माओवादियों के बीच में और सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बीच में, किंग के बीच में एक है ना रेक्टेंगुलर एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है। 2002 में राजा ने संसद की बात मांग लेती है, सॉरी संसद को भंग कर देता है और इससे जो थोड़ा भी लोकतंत्र वहां पे बचा था वो क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में लोकतंत्र को इसने एक्सेप्ट कर लिया राजा ने, फिर आगे चल के जब जनता ने विद्रोह करना शुरू किया तो लोकतंत्र को वहां पे खत्म कर दिया गया। इन 2002 द किंग resolve the parliament which brought an end to limited democracy to exist, यानी कि जो कुछ भी बची खुची थी उसको भी खत्म कर दिया गया। लेकिन आगे चल के 2006 में दोबारा से लोकतंत्र समर्थक होने शुरू हो जाते हैं और फिर क्या होता है, एक आंदोलन होता है। उसके बाद यहाँ पे 7 पार्टी अलायंस बनाई जाती है और 7 पार्टी अलायंस में ये बात कहा गया कि आपको सबको मिलकर साथ देना है, और फिर माओवादी लोकतंत्र समर्थक दोनों मिलकर साथ देते हैं और फिर जाकर यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने की बात होती है। यानी कि आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस बनाया गया जिससे माओवादियों के कार्यकर्ता सब मिलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग द मूवमेंट द 7 पार्टी अलायंस वाज फॉर्म्ड एंड द रिसीव सपोर्टेड फ्रॉम द मोइस्ट एक्टिविटीज, ठीक है। आगे क्या हुआ, वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिगेन एंड द मोइस्ट गिव अप आर्म स्ट्रगल, यानी कि जो माओवादी थे वो आर्म जो स्ट्रगल था उसको खत्म कर दिए
और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया और इस तरीके से वहाँ पे लोकतंत्र बनाने की बात स्टार्ट हो गई। वहाँ संविधान सभा के लिए काम चल रहा है, माओवादियों ने संघर्ष छोड़ दिया और नेपाल में लोकतंत्र के लिए काम शुरू हो गया। दस द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन नेपाल बिगेन, यानी कि ये चीजें वहां पे शुरू हो गई और इस तरीके से जो नेपाल की स्टोरी थी ये खत्म हो गई। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट था, आई होप आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। सेकंड पार्ट उतना बड़ा नहीं है ना, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, सेकंड पार्ट छोटा होता है और इस तरीके से आपको चीजें करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा लगा होगा, एक बार दो बार चीजों को देखोगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर में और भी बची कुछ चीजें हम कर लेंगे। जिस बच्चों को नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो नोट्स ले सकता है, अच्छे से स्टडी कर सकता है। बाकी चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।